Hello everyone, welcome back to the video. I hope you all are doing well and preparing well for the NORCET एग्ज़ाम। तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है NORCET 11 के बारे में कि किस तरह से इन 60 डेज़ को किस तरह से यूटिलाइज़ करें कि सिलेक्शन पक्का हो जाए। नाउ डेज़ आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि मैम 2 मंथ्स बचे हैं, प्रिपरेशन कुछ खास हुई नहीं है और ऐसा कुछ बता दो कि सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, दूसरी तरह के बच्चे ऐसे हैं कि मैंने तो स्टार्ट ही नहीं किया है अभी, ठीक है, और अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला अटेम्प्ट दे दूँ NORCET 11 का, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि सिलेक्शन हो जाए। ओके, एंड थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जिनका ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है, वो इस दुविधा में हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। सब कुछ पढ़ लिया है, रिविजन भी कर ली है, बट मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। ओके, तो डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स की डिफरेंट प्रॉब्लम है। फाइन, तो देखो, सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं। वीडियो को छोटी रखेंगे और क्रिस्प रखेंगे, सीधी सीधी बात करेंगे। क्या 60 दिनों में NORCET सिलेक्शन हो सकता है? तो यस, हो सकता है। ओके, मैंने अपने टाइम पे तैयारी की है, मेरा हो गया था, आई गॉट 40 रैंक। ऐसे बहुत सारे और भी लोग मिलेंगे आपको यूट्यूब पे जो बोलेंगे 1 महीने में सिलेक्शन ले लिया, 2 महीने में ले लिया है, और दे आर नॉट लाइंग। वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है। ओके, बट डिफरेंस कहाँ आता है कि आप कितनी शिद्दत से जो है पढ़ाई कर रहे हो। ओके, ऐसे नहीं हो सकता कि हम अपनी डेली रूटीन भी वैसा ही रखें पहले वाला और सिलेक्शन भी ले लें, ये तो पॉसिबल नहीं है। फाइन, अगर आपने पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, ओके, तो आपको 12 से 14 घंटे आपको देने ही होंगे। हाँ, अगर आपने पहले से अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है तो आपको 5 घंटे भी ओके है। पूरे दिन में आप 5 घंटे पढ़ोगे, उतने में भी सिलेक्शन निकाल लोगे। बट अगर पहले नहीं पढ़ाई की हुई है, 12 से 14 आवर्स ऑफ स्टडीज चाहिए ही चाहिए। फाइन, बट सिलेक्शन पक्का हो जाएगा फिर इसके बाद में। ओके, तो शायद अभी आपको आंसर मिल गया होगा कि 60 डेज में NORCET सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। यस, हो सकता है। अभी मुझे पता है कुछ 1 महीने बाद और बच्चे मुझे मैसेज करेंगे कि मैम 1 मंथ में हो सकता है क्या? तो मैं पहले बोल रही हूँ 1 मंथ में बहुत मुश्किल हो जाएगा, सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, शायद मैं भी स्ट्रेटेजी नहीं दे पाऊंगी फिर तो। ओके, बट 60 डेज में स्टिल पॉसिबल है, ट्राई करो। ओके, सेकेंड थिंग, एम्स में सिलेक्शन इन 60 डेज के पागलपन पे डिपेंड करता है। हाउ यू विल यूटिलाइज दीज 60 डेज, इस पे सिलेक्शन डिपेंड करता है। ओके, सेकेंड थिंग, still have chance to come out of this loophole. I know there are many students जो रिपीटर्स हैं, बार बार एग्जाम दे रहे हैं, 4-5 NORCET एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं, लूप होल में फंस चुके हैं। तो आप लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज है, स्टिल यू हैव चांस, पूरी पॉसिबिलिटी है। मेहनत करो, 2 महीने लग के पढ़ो, ना दिन देखो ना रात देखो, अपनी आंखों के साइड में वो जो होते हैं ना, हॉर्स के साइड में ब्लाइंड्स होते हैं, ठीक है, ऐसे लगा लो, तुम्हें साइड का कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, तुम और तुम्हारी किताबें। ओके, तुम्हारा पूरा दिन इसी चीज में रहना चाहिए, थ्योरी रिवीजन, MCQ, टेस्ट सीरीज, थ्योरी रिवीजन, MCQ एंड टेस्ट सीरीज, बस इन्हीं के इर्द गिर्द जो है घूमते रहो 2 महीने के लिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, सो अभी आज की वीडियो में मैंने 3 सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो है डिवाइड किए हैं, ग्रुप A, ग्रुप B एंड ग्रुप C। ग्रुप A में वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी सारी प्रिपरेशन कर चुके हैं, बट इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, MCQ प्रैक्टिस कर चुके हैं और अभी टेस्ट सीरीज वाले मोड में हैं कि टेस्ट सीरीज लगाते हैं, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं। ओके, एंड दे आर लाइक कि मॉक टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, मैंने तो सारा पढ़ लिया है, रिविजन भी अच्छे से हो गया है, बट मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है ग्रुप A के स्टूडेंट्स। ग्रुप B के स्टूडेंट्स वो हैं जिनका हाफ जो है नोट्स कंप्लीट है, ठीक है, आधा जो मझधार में है, ठीक है, मिडवे स्टूडेंट्स है, कुछ स्टार्ट कर रखा है, कुछ MCQs कर रखे हैं, ठीक है, बट कंप्लीट कुछ नहीं कर रखा। ओके, एंड C ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर जो अब मन बना रहे हैं कि NORCET 11 में अपीयर हुआ जाए। ओके, थोड़े से लेट है बट ठीक है, इनके लिए भी देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ग्रुप A एडवांस। अभी देखो, जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, जिस कैटेगरी में है, उसी टाइम स्टैम्प पे अपनी वीडियो चला लेना, ठीक है, सबको टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करेंगे ग्रुप A के बारे में, जो एडवांस ग्रुप है, जिन्होंने प्रिपरेशन कर ली है, अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है, सिलेबस जो है कंप्लीट है। ओके, फीलिंग लाइक फॉरगेटिंग एवरीथिंग, ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ भूल रहा हूँ,
पता नहीं एग्जाम में याद आएगा या नहीं आएगा। ये सब जो उसके मन में बातें चल रही हैं वो आएंगे ग्रुप ए में। ओके, तो अभी आप लोगों को क्या करना है, देखो आप लोगों को कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। फाइन, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन। ठीक है, जो ये मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इसका एनालिसिस करो। क्या हमने क्वेश्चंस नहीं पढ़े हुए हैं, जो क्वेश्चन आता है वो हमने पढ़ा ही नहीं हुआ है पहले, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है मेरे नेगेटिव में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम हो जाती है कुछ स्टूडेंट्स के साथ में पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है, तो हर स्टूडेंट की अलग प्रॉब्लम है। ओके, तो अपना जो है प्रॉब्लम निकालो पहले कि मैं कहाँ गलत हूँ, मेरी कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद में साथ साथ क्या चलेगा, रिविजन चलेगी। 60 डेज है हमारे पास, ऑलमोस्ट डेज तो जो है हमारे पास अभी 70 के अराउंड है। यूँ मान लो जुलाई पूरा है, अगस्त पूरा है एंड 10 डेज ऑफ सितंबर। ठीक है, मतलब 70 डेज अभी हमारे पास हैं। तो 70 को हम 70 ना मान के 60 मानेंगे कि 60 डेज में ही सब कुछ करना है। लास्ट के 10 डेज जो है हम अपने मिस्टेक बुक के लिए रखेंगे, जो हमने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उनके लिए रखेंगे। ओके, बट जो ये 2 महीने हैं ये हम अपनी हार्ड कोर रिविजन के लिए रखेंगे। ओके, अब इन 60 डेज में वी विल एम फॉर 4 रिविजन, 4 रिविजन हम इस 60 डेज में कर ले, ये हम एम करेंगे। फाइन, सेकेंड थिंग कैसे करोगे, 15 डेज को स्प्लिट कर सकते हो। इसमें जो है 15 डेज में एक रिविजन करोगे, सेकेंड रिविजन अदर 15 डेज में, इस तरह से आप करोगे। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट रिविजन में जो है ज़्यादा टाइम लगता है तो आप क्या कर सकते हो, 20 डेज ले लो फर्स्ट रिविजन में। ठीक है, सेकेंड में आप थोड़ा सा 5 दिन कम कर लो, 15 डेज ले लो। नेक्स्ट डिवीजन में आप 12 डेज ले सकते हो। तो ये जो है आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, बट एम ये रहेगा कि 4 रिविजन्स मुझे 60 डेज में करनी है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब रिविजन क्या करनी है। ठीक है, रिविजन आपको करनी है थ्योरी की रिविजन एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस, दोनों साथ साथ चलेंगे। ये नहीं है कि सब कुछ पहले पढ़ लिया है तो अब मैं थ्योरी नहीं पढ़ूंगा ना, थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी इज एज इम्पॉर्टेंट एज एमसीक्यू प्रैक्टिस। इनमें से किसी को भी आप कम नहीं आंक सकते हो कि थ्योरी है चल जाएगा या फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस है चल जाएगा, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम जो है दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। मॉर्निंग में जो है 2 स्लॉट बनाओ अपने पूरे दिन के। मॉर्निंग स्लॉट में आप पूरा थ्योरी रिविजन करो एंड इवनिंग स्लॉट में उसी टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आज मॉर्निंग में आपने न्यूरोलॉजी पढ़ा है तो इवनिंग में आप न्यूरोलॉजी के एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। फाइन, दूसरी चीज़, थ्योरी कहाँ से रिवाइज करोगे, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उधर से ही थ्योरी रिवाइज करनी है। किसी और के कोई दूसरे नोट्स अभी ट्राई मत करने बैठ जाना। ठीक है, तुम्हारी तैयारी जो है ठीक ठाक है, अभी कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में ब्लंडर मत करना, ऐसे ही चलने दो जो चल रहा है, मोमेंटम को बनाए रखो। ठीक है, तुम क्या करोगे, थ्योरी को रिवाइज करोगे अपने नोट से एंड इवनिंग स्लॉट में जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे जिस बुक से ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखे हैं। ठीक है, और मैं मान के चलती हूँ एटलीस्ट 2 से 3 किताबें आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए रखनी चाहिए। ठीक है, 2 से 3 किताबें, एक एडवांस बुक रहेगी आपकी, मॉसबी सॉन्डर्स जो भी रखोगे, एंड 2 जो है बेसिक बुक रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। नाउ थर्ड थिंग इज कितने टेस्ट देने हैं वीकली। ठीक है, देखो अभी हमारे पास 2 मंथ्स हैं। फर्स्ट मंथ में जो है आप वीकली ट्वाइस दोगे, 2 टेस्ट दोगे एक वीक में, एंड सेकेंड मंथ में जो है थ्राइस अ वीक, वीकली जो है 3 टेस्ट दोगे। सेकेंड मंथ में जो है हम अपना थोड़ा सा जो है लोड बढ़ा लेंगे और थ्राइस अ वीक जो है टेस्ट देंगे। ठीक है, ट्वाइस अ वीक टेस्ट बहुत हो जाता है क्योंकि तुमने साथ साथ रिवीजन भी करनी है, थ्योरी रिवीजन भी करनी है, अपनी जो ऑलरेडी बुक्स पढ़ रखी है एमसीक्यू के लिए वो भी रिवाइज करनी है। ठीक है, साथ साथ टेस्ट भी देना है, एनालिसिस भी करना है, तो ये बहुत हो जाता है। ओके, ये मत सोचना कि वीकली 2 टेस्ट हैं, ज़्यादा नहीं है। ओके, ये बहुत हो जाते हैं अगर अच्छे से करोगे तो। ओके, अगली चीज़, टेस्ट सीरीज जो है अधूरी है अगर तुमने एनालिसिस नहीं किया तो। ठीक है, अगर एनालिसिस करने का टाइम नहीं है ना तो बेशक से टेस्ट भी मत दो, क्योंकि टेस्ट सीरीज देने का कोई भी फायदा नहीं है जब तक एनालिसिस नहीं किया। फाइन, रॉन्ग आंसर्स सब पढ़ते हैं कि मेरा रॉन्ग क्यों हुआ है, अच्छी बात है, बट करेक्ट आंसर्स भी पढ़ो कि क्या रैशनल है। कई बार क्या होता है, हमारा तुक्का लग जाता है। ठीक है, बाय चांस हमारा आंसर जो करेक्ट हो जाता है और हम खुश हो जाएंगे कि हाँ मुझे सब आता है। ठीक है, और हो सकता है कि सेम लॉजिक जो है एग्जाम में ना हेल्प करे आपको। ठीक है, तो जो टेस्ट सीरीज में रैशनल दे रखे हैं वो रैशनल्स भी पढ़ने हैं, बेशक आपका आंसर करेक्ट था बट वो भी पढ़ने हैं। ठीक है, नाउ बुक्स की बात हमने कर ली है, जो बुक्स ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं वही पढ़नी है, कुछ नया ट्राई नहीं करना। सेकेंड थिंग इज
FMGE क्या है? बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि मैम FMGE के क्वेश्चंस करने हैं, नहीं करने हैं। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल मना करती हूँ, FMGE के क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि FMGE का लेवल और हमारे लेवल में बहुत डिफरेंस है। ओके कुछ क्वेश्चंस देख के ऐसे मचलना नहीं होता कि हाँ हमारे FMGE के लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो FMGE लेवल का कुछ नहीं पढ़ना, जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वही पढ़ो, इतना मुश्किल एग्जाम नहीं है। ओके एंड लास्ट इज नॉन नर्सिंग पार्ट के लिए क्या करें। अब नॉन नर्सिंग पार्ट में देखो अपना GK होता है, मैथ्स होता है, कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कभी कभी 2-3। ओके तो देखो GK जो है बहुत वास्ट है, इनपुट आउटपुट बराबर नहीं आता है। ओके मैं एक चीज मानती हूँ, योर विश कि आपको माननी है नहीं माननी है, GK इज समथिंग जो आप बिल्कुल छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उस GK में ध्यान लगाने की बजाय जो समुद्र है नॉलेज का, जिसमें तुम्हें नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, तो उधर मेहनत करने का इतना फायदा नहीं है जितना फायदा आपको नर्सिंग पार्ट दे देगा ना, उतना GK कभी भी नहीं देगा। ओके हाँ मैं मानती हूँ GK के 8-9 क्वेश्चन अगर आ भी गए, पर कोई गारंटी नहीं है कि आपके पढ़े हुए में से आएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है जो टाइम आपको GK का अलॉट करना है वो आप अपना रिविजन में अलॉट करो, फाइन। बट स्टिल देयर आर स्टूडेंट्स, अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बच्चों को करना होता है, GK भी करना होता है, तो उनके लिए मैं बोलूँगी करंट अफेयर का ना कोई क्रैश कोर्स देख लो यूट्यूब पे, ठीक है। तुम्हारी किस्मत रहेगी तो उसमें से आ जाएगा क्वेश्चन, और ना तो ना सही, ठीक है। इसको चेज करने के पीछे मत भागना GK को। ओके सेकेंड थिंग इज मैथ्स को कैसे करोगे, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उनको सॉल्व कर लो। पूरा मैथ सॉल्व करने नहीं बैठना है, जस्ट उतने ही क्वेश्चन करो जितने लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। पिछले 5 साल का पेपर पकड़ लो, ठीक है, जहां कहीं से भी आपको मिल रहा है, जैसे RRB का है उधर जो मैथ्स पूछा गया है, तो या कोई आपका SGPGI का है, कोई भी स्टेट एग्जाम है या नॉर्सेट एग्जाम है, जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे जो है सॉल्व करके जाओ। ओके थर्ड थिंग, कंप्यूटर का जो है एक छोटा मोटा कोई वीडियो देख लेना 1 घंटे का, ठीक है, जिसमें सारा क्रैश कोर्स दे रखा हो कंप्यूटर का, वो बहुत है, इतना बहुत है, ठीक है। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके सो दैट्स ऑल अबाउट ग्रुप A कि आप लोगों को जो है नेक्स्ट 2 मंथ्स कैसे तैयारी करनी है, फाइन। एंड लास्ट इज डोंट सेलिब्रेट गुड स्कोर एंड डोंट क्राई ओवर अ बैड स्कोर। ओके होप सो आपको समझ आया हो। अब हम बात करेंगे सेकेंड ग्रुप की, ग्रुप B की। ओके ग्रुप B मतलब मिडवे स्टूडेंट, जो मिड में है, जिन्होंने आधा कंप्लीट कर रखा है, आधा जो है पेंडिंग में है, ठीक है। इस ग्रुप में वो बच्चे आएंगे जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी जो है इनकी डेली चेंज होती है, ठीक है। या तो ये डेली स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं या वीकली स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं, ठीक है। रोज इनको बुक्स चेंज करनी है कि आज ये किताब पढ़नी है, आज ये और आज तीसरी बुक, ठीक है। बिकॉज कभी ये पढ़ेंगे टारगेट हाई, कभी पढ़ेंगे सॉन्डर्स, कभी पढ़ेंगे मॉसबी, फिर ये PR यादव भी उठाएंगे, परिचारिका भी उठानी है, इनको सब उठाना है, ठीक है। बट इनको फिनिश कुछ नहीं करना, ये वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, इन स्टूडेंट्स के सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग से पढ़ लोगे ना, स्ट्रेटेजी लगा के पढ़ लोगे और उस पर स्टिक कर जाओगे, उस स्ट्रेटेजी पे, बहुत आसान है तुम लोगों के लिए सिलेक्शन लेना, बिकॉज तुम जो है बीच में अटके हुए हो, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग से काम करोगे, इस पार हो जाओगे, मतलब नॉर्सेट क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही फंसे रहोगे फोमो में कि वो किताब छूट रही है, ये वाला टॉपिक छूट रहा है, तो इधर की तरफ हो जाओगे, नॉर्सेट नहीं क्लियर कर पाओगे और 12 में बैठोगे, ठीक है। ये है एक कड़वी सच्चाई। तो अभी तुम लोगों को क्या करना है ये सुनो। देखो जिन बच्चों के नोट्स कंप्लीट नहीं है, सबसे पहले कंप्लीट योर नोट्स, ठीक है। 10 से 15 दिन का मैक्सिमम टाइम मिलेगा आपको नोट्स कंप्लीट करने का, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। अगर आपको लग रहा है 10-15 दिन में नोट्स सारे कंप्लीट हो जाएंगे, कर लो। अगर लग रहा है नहीं होंगे, मत करो, छोड़ दो उसको, वहीं पे जहाँ पे नोट्स छूटे हुए वहीं पे छोड़ दो, रिविजन करना स्टार्ट करो, ठीक है। सेकेंड थिंग, एम फॉर एटलीस्ट 3 रिविजन। 3 रिवीजन आप लोगों को करनी ही करनी है, क्योंकि देखो 15 के 4 स्लॉट्स हमारे पास हैं। इन 15 डेज पे जो है आप नोट्स कंप्लीट करोगे। इसमें जो है फर्स्ट रिवीजन, इसमें सेकंड एंड इसमें थर्ड रिवीजन, इस तरीके से आप जो है 3 रिवीजन करोगे। ओके इन स्टूडेंट्स का डेली रूटीन क्या रहेगा? फर्स्ट मंथ में जो है आप नोट्स कंप्लीट करोगे और रिवीजन करोगे, फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करोगे, और सेकंड मंथ जो है गेम चेंजर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। स्पीड और एक्यूरेसी यहाँ पे आएगी। जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन ना आते मिले, ठीक है, दैट्स ओके। बट सेकंड मंथ में जो है
स्पीड आ जाएगी और एक्यूरेसी आ जाएगी क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज टेस्ट सीरीज कब लगानी है? फर्स्ट मंथ में कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है, मतलब जुलाई के मंथ में कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगानी। आप लोगों को अगस्त में टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज को इतनी इंपॉर्टेंस मत देना, क्योंकि एक चीज मैंने बहुत नोट की है, हर बच्चा टेस्ट सीरीज के पीछे इस तरीके से है कि नॉर्सेट का पेपर जो डिक्टो टेस्ट सीरीज से उठाने वाले हैं एम्स वाले। ऐसा नहीं है, टेस्ट सीरीज को इतना इंपॉर्टेंस मत दो। ओके, अपनी बुक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। टेस्ट सीरीज है ज़्यादातर ग्रुप ए वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने सारी किताबें पढ़ ली हैं, ठीक है, रिविजन हो चुकी है, उनके लिए है मेनली टेस्ट सीरीज। आप लोगों ने अभी ज़्यादा रिवीजन की नहीं है, बुक्स अपनी अच्छे से पढ़ी नहीं है, तो डायरेक्टली जो है टेस्ट सीरीज पे मत होप करो। ओके, सेकेंड थिंग इज, थोड़ी अजीब लगेगी बट बता देती हूँ, बिना टेस्ट सीरीज के भी सिलेक्शन हो सकता है। मेरी बात मानो, 2 चीज़ों का रट्टा लगा लो, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस जो बुक्स में है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन, ये 2 चीज़ ना रट लो, टेस्ट सीरीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, बट हाँ, अगर इस ग्रुप में कोई ऐसा स्टूडेंट है कि तैयारी जो है ठीक ठाक है, वो टेस्ट सीरीज पे जा सकता है। बट आप इस ग्रुप में इनिशियल स्टेज पे हो, बहुत सारे नोट्स बचे हुए हैं, तो आप प्लीज़ टेस्ट सीरीज का लालच आप मत करो, ठीक है। आप सिर्फ जो है टॉपिक पढ़ोगे, अपना सब्जेक्ट पढ़ोगे और MCQ प्रैक्टिस करोगे, फाइन। नेक्स्ट थिंग इज, डोंट चेंज रिसोर्सेज, जो है डेली चेंज नहीं करनी है। ओके, अपनी किताबें लिख लो, कौन सी किताबों से पढ़ूंगा, और उन्हीं पे जो है स्टिक रहोगे। अगर किसी को डाउट है कि कौन सी किताबें पढ़नी है, ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है 3 बुक्स का जो पढ़नी है, और सिलेक्शन पक्का है। ओके, उसके बाद में टुडे इज द लास्ट डे, यू कीप चेंजिंग योर प्लान, ठीक है। आज लास्ट डे है, आज के बाद प्लान चेंज मत करना। ओके, बैठ के लिख लो और उस पर स्टिक हो जाओ, बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। बट आप जो है रट डालो अपने 3 रिसोर्सेज को। ओके, नेक्स्ट इज नो अननेसेसरी यूट्यूब होपिंग, ठीक है। तरह तरह की यूट्यूब वीडियोस देखनी बंद कर दो, ये टाइम वेस्ट करता है। ओके, अपनी जो है अपने ही नोट्स पढ़ो, अपनी बुक से पढ़ो, इससे जो है ज़्यादा एफिशिएंसी आती है। ओके, नेक्स्ट इज स्टॉप चेजिंग कंप्लीशन, स्टार्ट चेजिंग रिटेंशन। ये मत सोचो कि मैं सारा कंप्लीट कर दूंगा 2 मंथ्स में, नहीं। आप जो है रिटेंशन पे ज़्यादा ध्यान दोगे कि जितना मैंने पढ़ लिया है उसको मैं रिटेन अच्छे से कर पाऊँ, जितना मैंने नोट्स में लिखा हुआ है वो अच्छे से रिटेन हो जाए, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कंप्लीशन के पीछे मत भागो। 2 सुपरफिशियल रिवीजन जो है 1 डिटेल रिवीजन से बड़ी होगी। ओके, यूँ मत सोचना कि एक बार करूंगा रिवीजन और बहुत अच्छे से करूंगा, ठीक है, और फिर सीधा पेपर देने जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। ह्यूमन माइंड है, हम एटलीस्ट 2 या 3 बार हमारी आंखों के आगे से वो टॉपिक निकलना चाहिए, तब एक इम्प्रिटेशन बनता है दिमाग पे, ठीक है। ऐसा कोई महारत ही नहीं होता कि एक बार किताब पढ़ ली है और हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। तो 1 डिटेल रिवीजन पे ज़्यादा फोकस ना करके 2 सुपरफिशियल रिवीजन ज़्यादा बेटर है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बस सुपरफिशियल पढ़ के साइड हो गए हो, अच्छे से पढ़ो, बट रिविजन्स को, क्वांटिटी को भी इंपॉर्टेंस देनी है। क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देनी है, सबको पता है, बट क्वांटिटी ऑल्सो मैटर्स। ओके, एक रिविजन से नहीं बनेगी बात। नेक्स्ट इज माइनर सब्जेक्ट्स। माइनर सब्जेक्ट्स का क्या करना है? माइनर सब्जेक्ट्स का डिपेंड करता है कि आप ग्रुप बी में भी कैसे हो, कि आपके बहुत ज़्यादा नोट्स बचे हुए हैं या थोड़े बहुत बचे हुए हैं, ठीक है। अगर थोड़े बहुत नोट्स बचे हुए हैं तो माइनर सब्जेक्ट्स जो है इनकी आप वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे जो वीडियोस अवेलेबल हैं उनकी वीडियोस देखो और क्वेश्चन सोल्व करो, बस बहुत है। बट अगर आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस बचा हुआ है तो आप ग्रुप सी वाला जो मैं अभी बताऊंगी वो देख लेना, वो आपको हेल्प करेगा। ओके, एंड लास्ट इज नॉन नर्सिंग पार्ट को आप लास्ट 10 डेज में देखोगे, ठीक है। लास्ट 10 डेज में हम जो है थोड़ा सा मैथ सॉल्व कर लेंगे और थोड़ा सा जीके देख लेंगे, इतना बहुत है। तो मेनली आपको जो है अपना नर्सिंग पार्ट पे फोकस करना है, जो ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं। ओके, एंड नाउ कम टू ग्रुप सी। ग्रुप सी वाले बच्चे वो हैं जो अभी मन बना रहे हैं कि यार नॉर्सेट 11 में अपीयर हुआ जाए, ट्राई कर लेते हैं। ओके, कुछ बच्चे ऐसे हैं इट्स टू लेट, कि सोच रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, अब तो कुछ होगा नहीं, मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, ये सब जो है दिमाग में चल रहा है। ओके, तो आप लोगों के लिए क्या है, देखो मैं क्या बोलूँगी। कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि मैम मैं नॉर्सेट 11 का अटेम्प्ट दूं या सीधा 12 में अपीयर करूं, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो मैं ये बोलती हूँ अटेम्प्ट देने में कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। अगर कोई फिनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है तो एक बार पेपर देने चले जाओ, ठीक है। थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, पता चलता है किस तरह का पैटर्न आता है, ठीक है, थोड़ा एक्सपीरियंस बनता है इस चीज़ से। ओके, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? सबसे नंबर 1 एक बात, योर टारगेट इज एम्स प्रीलिम्स। तुम्हारा टारगेट अभी एम्स
का मेंस एग्ज़ाम नहीं है, जबकि जब देखेंगे उसमें भी 15-20 दिन का जो है टाइम मिलेगा प्रीलिम्स एंड मेंस में, तब हम सोचेंगे। अभी तुम ना बस बिल्कुल पास की चीज़ सोचो, एक बार प्रीलिम्स निकले किस तरह से भी, किसी भी तरह से, ठीक है। इसमें क्या है, एम्स प्रीलिम्स निकलने के फिर भी थोड़े से ज़्यादा चांस रहते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, ओके। तो एम्स प्रीलिम्स निकलना फिर भी थोड़ा सा आसान है, ओके। जैसे ही हमारा प्रीलिम्स का पेपर होगा तभी हम जो है मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो है मेनली प्रीलिम्स पे फोकस करो, चांसेस है हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है ऑब्वियसली ज़्यादा बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो प्रीलिम्स तो निकल ही जाएगा, मेंस की बाद में देखेंगे, बिकॉज कुछ तैयारी नहीं कर रखी है तो थोड़ा सा छोटा सोच लो अभी आगे का, पहले बस प्रीलिम्स का सोच लो, उसके बाद में मेंस का तब की तब देखेंगे, ओके। अब सीधी सी बात है, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है क्या है? व्हाट नोट टू रीड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि क्या पढ़ना है, तुम्हें जानना है क्या नहीं पढ़ना है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं, तुमने गिनती की 2 या 3 चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। डोंट रीड एवरीथिंग, ओनली मेजर हाई वेटेज सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। वो कौन से होते हैं? फंडामेंटल्स होता है अपना, MSN है, पीड्स है, गाइनी है, ओके, साइकेट्री है, ओके। ये सब जो है आपको पढ़ने हैं, एंड कम्युनिटी, ये 6 सब्जेक्ट्स जो है आपको पढ़ने हैं। बाकी जो हमारे माइनर सब्जेक्ट्स हैं, रिसर्च है, मैनेजमेंट है, या फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यूट्रिशन है, फार्मा है, ठीक है, ये सब जो है भूल जाओ कि ये कोई सब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, भूल जाओ। तुम्हें बस यही पता होना चाहिए कि नर्सिंग के ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, यही पढ़ के जाने हैं, ये सब्जेक्ट्स आपके लिए नहीं हैं, ओके। नेक्स्ट थिंग, स्मार्ट कंटेंट सोर्स क्या है? देखो, अब आपने जो है अभी डिसाइड किया है कि पढ़ाई करनी है, तो ऑब्वियसली नोट्स तो होंगे नहीं, ठीक है, किताबों से भी कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं रखा होगा जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको रैपिड रिविजन वाली वीडियोस देखनी है, ठीक है, हाई क्वालिटी थ्योरी की वीडियोस देखनी है। जो भी टीचर का अच्छे से समझ आता है यूट्यूब पे उसकी वीडियोस देखो, रैपिड रिविजन वाली देखो जिसमें क्रैश कोर्स करवा रखा हो। वीडियो देखी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, न्यूरोलॉजी का तुमने आज रैपिड रिविजन देख लिया जो 2 आवर्स का था, ठीक है। शाम को जो है किताब लेके बैठ जाओ, न्यूरो का टॉपिक खोल लो, उसके MCQ प्रैक्टिस करो, 2 किताबों से प्रैक्टिस करोगे, PR यादव प्लस सॉन्डर्स, ओके। नॉर्मली जो है मैं टारगेट हाई भी बोल देती हूँ, बट आज मैं आप लोगों के लिए टारगेट हाई नहीं बोल रही हूँ, आप 2 कर लो, बहुत है। PR यादव करो एंड सॉन्डर्स करो, ओके। और सारे जो है क्वेश्चंस टिक करते हुए जाओगे, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, जो आते हैं उनको छोड़ दो, सेकंड टाइम रिवीजन के टाइम पे इजी हो जाएगा, मार्क वाले ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ओके। तो आप क्या करोगे, रैपिड रिवीजन वीडियोस देखोगे और उसके बाद में MCQ प्रैक्टिस करोगे। वीडियोस जो है आपको यूट्यूब से देखनी है, ओके। या फिर अगर आपने कोई कोचिंग का मतलब ले रखा है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उनकी रैपिड रिवीजन वीडियोस है, उनकी देख लो। जिस टीचर की वीडियो देखने का मन करे उसका देख लो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सभी टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जिसका तुम्हें समझ आए तुम उसकी वीडियो देखो, ओके। नेक्स्ट थिंग, डोंट ओपन अननेसेसरी PDF मत खोला करो, जो टेलीग्राम पे आती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आती हैं, ठीक है, होती है वो अच्छी PDFs होती है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट यार इस तरह से ना तुम ना उलझ के रह जाते हो, कभी इस PDF में होपिंग कर रहे हो, कभी ये वाला देख रहे हो, और फिर जो है एकदम से एग्जॉस्ट हो जाते हो, ठीक है। तो अननेसेसरी PDF नहीं खोलनी है, अपनी आंखों के साइड में ब्लाइंड लगा लेने हैं कि मुझे पता ही नहीं इधर साइड्स में क्या दुनिया एग्जिस्ट करती है, मुझे नहीं पता, ठीक है। मुझे गिनती की 2-3 चीज़ें पता है, वीडियो देखनी है, PR यादव करनी है, और तीसरा जो है सॉन्डर्स करनी है, इसके अलावा मुझे नहीं पता कुछ भी, ठीक है। आगे भगवान की मर्जी, जो होगा देखा जाएगा, पर हाँ ये मेरा कर्म है, ये मैं करूँगा, ओके। नेक्स्ट, एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स स्टडी आपको चाहिए। अब आप सोचो कि 4 या 5 घंटे से पेपर निकल जाएगा, सॉरी नहीं निकलने वाला। और अगर आप किसी कैटेगरी से भी हो, SC ST OBC कोई भी कैटेगरी है, उसमें भी आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला 4-5 घंटे से, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट है, एटलीस्ट 12 से 14 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ओके। डेली रूटीन क्या रहेगा, मॉर्निंग में थ्योरी की वीडियो देखो एंड इवनिंग में जो है सेम टॉपिक के आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, प्लस रैशनल, उसका जो है रैशनल पता होना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आंसर देखा और आगे बढ़ गए, ये नहीं करना है, उसका रैशनल भी पढ़ना है, वाई दिस इज राइट आंसर एंड वाई अदर्स आर रॉन्ग, ओके। नेक्स्ट, व्हाट नॉट टू रीड, मैंने आपको बताया ये सारे सब्जेक्ट्स जो है आपको नहीं पढ़ने हैं, ओके। दोबारा बता रही हूँ, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में लगोगे ना, क्रैश हो जाओगे यहीं पे, ठीक है। कुछ चांस नहीं है फिर तुम्हारा सिलेक्शन होने का,
लेस इज मोर। तुम्हारे केस में बस एक ही रामबाण है, लेस इज मोर। जितना थोड़ा पढ़ोगे उतना अच्छा है तुम लोगों के लिए, ठीक है। थोड़ा पढ़ो बट बहुत अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट इज बुक्स, मैंने आपको बता दिया कौन सी 2 किताबें पढ़नी है। नेक्स्ट इज हाई वेटेड सब्जेक्ट्स, आपको बता दिए ये जो है हाई वेटेड सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, नो टेस्ट सीरीज। प्लीज़ आप लोग जो है टेस्ट सीरीज आजमाने मत चले जाना कि भाई मार्केट में टेस्ट सीरीज चल रही है, सब बच्चे लगा रहे हैं, हम भी लगाएंगे, ठीक है। यार वो बच्चे जो हैं बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें और तुम्हारे में फ़र्क है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए नहीं है, कृपया करके आप टेस्ट सीरीज ना लगाएं, ओके। एंड लास्ट इज योर टारगेट इज एम्स प्रीलिम्स एज ऑफ नाउ। अभी के लिए टारगेट जो है एम्स प्रीलिम्स है, बाकी बाद में देखेंगे, ओके। सो दिट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप सो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो, थोड़ी सी हेल्प मिली हो, ओके। और अगर अभी भी कोई डाउट है नीचे कमेंट कर देना, आई विल आंसर यू इन कमेंट सेक्शन कि क्या किया जा सकता है, ओके। एंड वन मोर थिंग, दिस वीडियो इज नॉट टू डीमोटिवेट यू, ओके। दिस वीडियो इज जस्ट टू एनकरेज यू कि यार अभी भी पॉसिबल है, समय है, जाग जाओ, कर लो, ठीक है। अदरवाइज फिर बाद में जो है डेली का एक दिन घट रहा है, पलक झपकोगे और तुम्हें सीधा तुम ना सितंबर में मिलोगे, ठीक है। तो इन 2 मंथ्स को जो है बहुत जुडिशियसली, बहुत समझदारी से जो है यूटिलाइज करना है, ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज, गोल्डन रूल क्या है, कंप्लीट सोशल मीडिया डिटॉक्स, नो डेज ऑफ। मतलब ये इंस्टा जो चलाते हो या फिर फेसबुक है या फिर आपका यूट्यूब है, ठीक है, अननेसेसरी स्क्रोलिंग बंद कर दो, सब कुछ यहीं मिलेगा। 2 महीने के बाद में खूब चला लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज नो डेज ऑफ। छुट्टियां भूल जाओ, तुम्हारी कोई छुट्टी नहीं है, 2 महीने तक कोई छुट्टी नहीं है। फिर बाद में रोज हर दिन संडे होगा, बट एटलीस्ट 2 महीने तक कोई छुट्टी नहीं लेनी है, कोई पार्टी अटेंड नहीं करनी है, कोई फंक्शन में नहीं जाना है, ओके। और मैं आपको पर्सनली एक बात बोल रही हूँ, जब सिलेक्शन हो जाता है ना 2 या 3 मंथ्स के बाद, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो सैलरी मिलती है, जो एक रिस्पेक्ट मिलती है, उससे ना सब कुछ वर्थ लगता है कि जो हमने मेहनत की थी ना वो वर्थ थी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट 60 डेज जो है जुट जाओ पढ़ाई में, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, हाई ईल्ड टॉपिक की वीडियो चाहिए या फिर आपको चाहिए कि सब्जेक्ट वाइज मैराथन स्टार्ट कर दो, आई विल स्टार्ट दैट। आप नीचे कमेंट कर देना, आई विल मेक वीडियोस, ओके। एंड कमेंट सेक्शन में एक वर्ड सबको लिखना है, सेलेक्टेड, ओके, सेलेक्टेड, ठीक है। सेलेक्टेड से बेशक लोग हंसेंगे आपके ऊपर, ठीक है, या समझेंगे कि ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, इट्स ओके, लोगों को हंसने दो, सोचने दो। आप सेलेक्टेड लिखोगे, ठीक है। और जब सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आके लिखोगे प्रॉमिस कंप्लीटेड, ठीक है। आई विल होप सो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है आएंगे और इधर लिख के जाएंगे प्रॉमिस कंप्लीटेड, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद सम इंपॉर्टेंट हाई यील्ड टॉपिक्स, ओके। थैंक यू सो मच।